परिचय देने की औपचारिकता में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप सीधे सुनिए। साथियों, मेरे पिताजी कुछ दिन पहले गुजर गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी किसान थे और हमने किसानी बहुत करीब से देखी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं यहाँ आया तो हॉल में बहुत कम लोग मौजूद थे। किसानी बहुत करीब से देखी है। जब मैं हॉल में आया तो बहुत कम लोग मौजूद थे। कई बार कम संख्या देखकर, मुट्ठी भर लोग देखकर लोगों को घबराहट होती है, मुझे नहीं होती है। मालूम है क्यों? तो मुट्ठी भर बीज लेकर के जाते हैं और खेतों में जब उसको बोते हैं तो बोरियों में फसल भर करके लाते हैं। इसीलिए आप सब लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं। मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपको जय भीम और लाल सलाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक पीढ़ी बैठी हुई है। माथुर साहब हैं, टेरिंदा जी हैं, बसंत सिंधे साहब हैं और आलोक खरे साहब हैं। कहते हैं कि ये लोग बूढ़े हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता और मैं इसलिए नहीं मानता कि अरे आप लोग नीचे चले गए। फोटो नहीं खिंचवाना है, मोदी जी फोटो खिंचवाएंगे, हमको नहीं खिंचवाना। तो मैं ये कह रहा था कि कहते हैं कि ये लोग बूढ़े हैं। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। वो हमसे भी ज्यादा जवान है, मैं उनको सलाम करता हूँ और उनको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ, अभी एक साथी आए थे, माला डालते हुए उनकी आंखों में आंसू था। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जिस देश का सपना देखा है, जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी लगाई है, खून पसीना लगाया है, जिस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके आपने इस देश को मुक्त कराया है, इस देश को नहीं बर्बाद होने देंगे, इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूं। और यहां से, इंदौर की इस धरती से एक खुले जंग के ऐलान के साथ उनको कह देना चाहते हैं कि हमारे पास क्रांति बीज तैयार हो गया है। अगला प्रोग्राम इसी इंदौर में दशहरा मैदान में करेंगे और इस देश के अंदर जो लड़ाई छिड़ी है, इस लड़ाई के संबंध में आपको बस एक बात कह देना चाहते हैं कि आप मुंह काला ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका विचार काला है, आपकी टोपी काली है, लेकिन हमारे रगों में लाल रंग का खून बहता है, लाल रंग का खून बहता है और हमारे सर के ऊपर नीला आसमान है। तुम्हारे इस कालिक को हम खत्म करेंगे और तुम्हारी ये जो बुराई, यह अंधेरा और यह जो नफरत है, उसको मिटा करके छोड़ेंगे, इस बात का संकल्प लेते हैं। इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि किसी को देशद्रोही कह देंगे, किसी को पाकिस्तानी कह देंगे, किसी को नक्सली कह देंगे, किसी को आतंकवादी कह देंगे, तो इससे हम डर जाएंगे। इनको क्या लगता है कि कुछ लोगों पे ये गोलियां चला देंगे, कुछ को जेल में डाल देंगे, कुछ लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर लेंगे, तो इनसे हम डर जाएंगे। सुनो,
जो डरा हुआ होता है वो डराता है। हम डरे हुए नहीं हैं, इसीलिए डराते नहीं हैं। जो डरा हुआ होता है वो डराता है। हमें किसी बात का डर नहीं है। और डर का एक मनोविज्ञान आपको बता देते हैं। डर की अपनी सीमा होती है, जैसे दर्द की अपनी सीमा होती है। मैंने मेहनत किया है खेत में, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि एक ही जगह पर अगर बार बार जख्म होता है, फिर जख्म में दर्द होना बंद हो जाता है। और रही बात डर की, कब तक डराओगे, कितना डराओगे, खौफ के आधार पे क्या बनाओगे, खौफ ज़्यादा इंसानों को लेकर के कैसे विकसित भारत बनाओगे? क्या खौफ ज़्यादा इंसानों को लेकर के विकसित भारत बनाया जा सकता है? और ये डराने की राजनीति क्या है? ये डराने की राजनीति ये है कि सम्राट ने जो कहा वो कानून है, रानी को जो पसंद है वही कला है, और राजघराने का जो चरित्र है वही समाज का चाल और चरित्र होता है। एक बात उनको याद दिलाना चाहते हैं, और इस बात के लिए हम मध्य प्रदेश की पुलिस को और इंदौर की पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए कहना चाहते हैं कि इस देश में पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है इनकी कुर्बानियों से, और आज भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पीछे बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी हुई है, तंतिया भील की तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। यह जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई को जीता गया, उसके बाद यह तिरंगा झंडा आज हमारे लाल किला पे फहरा रहा है। जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई और संघर्ष की बदौलत ही दुनिया का एक उम्दा दस्तावेज तैयार किया गया जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, और उस संविधान का असर आज भी है। उसी का नतीजा है राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर भी इंदौर में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस शिवराज जी का कसम नहीं खाती, भारतीय संविधान का कसम खाती है। और भारतीय संविधान हमको इस बात का इजाजत देता है कि बेबाकी से हम अपनी बात कह सकें, और उनके ऊपर संविधान का ये प्रावधान है, ये जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि ये उस बातचीत को शांतिपूर्वक कंडक्ट करवा रहे हैं। इसीलिए ये बार बार कोशिश करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। अगर संविधान बदल दिया जाएगा और शाह जी का कहा हुआ ही कानून होगा, तो ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ करके जेल में नहीं डालती। ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ करके इसीलिए जेल में डाला क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। कोई नई बात नहीं है, यही करते रहे हैं ये। पहले ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आजकल पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, और बहुत ही चालाकी से इन्होंने हमारे प्रतीकों, निशानों, चिन्हों, संस्कृति, इतिहास, विरासत को कब्जाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते को घी नहीं पचता है। कहते हैं कि कुत्ते को अगर घी की रोटी खिला दीजिए तो उसका सारा बाल निकल जाता है, और उसका असली रंग, चमड़े का असली रंग सामने आ जाता है। सत्ता में आए हैं, बैठे हैं, अपना चाल चरित्र दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आइए आपसे बहस करते हैं कि कौन देश को तोड़ना चाहता है। भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना और उसका प्रथम वाक्य क्या कहता है, सबको याद होगा, हो सकता है कि इनको ना याद हो। प्रथम वाक्य है अंग्रेजी में, वी द पीपल ऑफ इंडिया
और हिंदी में हम भारत के लोग। कहां संविधान कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? संविधान कहता है? संविधान एक बार भी बोल रहा है कि इस देश के मुसलमानों को डरा करके भीड़ द्वारा उसकी हत्या करवा करके इसी देश में उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए? संविधान कहता है क्या? कौन देश को तोड़ रहा है? कौन इस देश के संविधान को नहीं मानता है? किसको इस देश की परंपरा और इतिहास और विरासत पे भरोसा नहीं है? ये बहस करने वाली बात है और ये बहस होने नहीं देना चाहते हैं। अगर बहस होगी, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी और पूछा जाएगा कि आरएसएस का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फांसी पर चढ़ा है, उसका नाम बताइए। और यहां मैं अजय कानगो साहब के साथ आया था। उनके पिताजी पेरिन दाजी यहां बैठी हुई हैं, होमी दाजी, अजय लागू साहब। उन्होंने इंदौर शहर को बनाने में अपनी कुर्बानी दी है, खून पसीना बहाया है इस शहर को बनाने के लिए। और जानते हैं चौराहा किसके नाम पे है? वीर सावरकर के नाम पे। किस बात के वीर सावरकर हैं? वीर कौन होता है? आप ही बताइए। जो अंग्रेजों से माफी मांगता है वो वीर होता है? जो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है वो वीर होता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहस करेंगे, इतिहास पे बहस करेंगे, संस्कृति पे बहस करेंगे, आपके हिंदू राष्ट्र के विचारों पे बहस करेंगे। आपको मालूम है कि हिंदू धर्म क्या है? कितना जानते हैं आप अपने ही प्रतीकों को? भगवा रंग लेकर के आए थे आज, उनको पता है भगवा रंग का इतिहास क्या है? इस देश में किन लोगों ने भगवा रंग को उठाया है और भगवा रंग किसका प्रतीक है? हमारे तिरंगे में भी एक रंग है जो भगवा है। भगवा रंग वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। और माफी मांगने वाला वीर नहीं हो सकता है और उसके जो विरासत को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं वो तो कतई वीर नहीं हो सकते हैं। कहते हैं बापा ही पूत पड़ापत घोरा, नहीं कुछ होता थोरबो थोरा। जिसके पुरखे ही वीर नहीं हो उनके बच्चे क्या वीर होंगे? है हिम्मत, है साहस, करोगे बहस? कहां बहस करना चाहते हो? तुम्हारे विचारों पर बहस करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे। दोगे हमारे सवालों का जवाब? क्या जानते हो तुम हिंदू धर्म को? भगवा रंग इस देश में संत तुकाराम की परंपरा का रंग है और ये इंदौर है जिसको मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। मराठों का राज रहा है यहाँ पे। संभाजी महाराज का रंग भगवा था, शिवाजी महाराज का रंग भगवा था। और उस भगवे रंग को अगर आप दूसरे धर्मों में भी ढूंढेंगे तो सत्य और अहिंसा का प्रतीक बुद्धिज्म का रंग भगवा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वैष्णवों का रंग भगवा है। और वैष्णव के बारे में क्या कहते हैं? वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रहे। जो भगवा रंग लेकर के गर्भवती महिलाओं के बच्चे का पेट चीर करके उसके बच्चे को तलवार से काट देते हैं, वो कैसे वैष्णव हैं और ये उनकी कौन सी अहिंसा है? ये कौन सा भगवा रंग है? ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आपने इस देश के इतिहास को, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को ना सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया है हिंदुस्तान को। मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूं, 147 देश के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ते हैं। इनके लिए वो देशद्रोही है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है इस साल का। और उस यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश को हुआ क्या है? पूरी दुनिया में गाय घास खाती है, यहां गाय के नाम पे लोग इंसान खा रहे हैं। माता क्या होती है? माता क्या जानते हो तुम माता के बारे में? यशोदा को मालूम था कि कृष्ण उसके बेटा नहीं है, लेकिन वो देवकी से ज्यादा लाड़ प्यार यशोदा कृष्ण को करती थी। और तुम माता का नाम लेकर के किसी के पुत्र को मार दे रहे हो। जिसके पुत्र को तुम मार रहे हो उसकी माता नहीं है क्या? और क्या वो भारत माता नहीं है? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं।
क्या नजीब की मां भारत माता नहीं है? क्या रोहित वेमुला की मां भारत माता नहीं है? क्या जुनैद और पहलू की मां भारत माता नहीं है? और मंदसौर में जिन किसान के बच्चों को मार दिया गया, उनकी मां भारत माता नहीं है? ये हिंसा प्रतीकों के नाम पे, भगवा रंग के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, क्या जानते हो हिंदू धर्म के बारे में तुम? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का नाम लेते हो तुम, राम का, तुमने ठीक से राम को भी नहीं पढ़ा है। तुम राजपाट के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो, और भगवान राम ने अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके 14 साल के वनवास में चले गए। राजपाट हासिल करने के लिए राम का नाम लेना, ये राम को बदनाम करने वाली बात है। और ये राम के हैं भी नहीं, जो राथू राम के होंगे वो राम के क्या होंगे? जो नाथू राम के होंगे वो भगवान राम के हो ही नहीं सकते। और इसीलिए आज जब इनको अपना इतिहास, अपनी पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, तो ये राष्ट्र का नाम लेने लगे हैं और ये देशभक्ति की बात करने लगे हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि सुन लो, भक्ति तो हम भगवान की करते हैं, भक्ति माँ बाप की करते हैं, भक्ति जो हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञान दाता की करते हैं, और भक्ति जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उस अन्नदाता को करते हैं, भक्ति हमको जो कन्या देती है उस कन्यादाता को करते हैं। यह भक्ति की परंपरा है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? मोदी जी की। कौन से अवतार हैं? कौन से अवतार हैं और क्यों उनकी भक्ति कर रहे हो? देश जो है वो प्यार करने की चीज है, और प्यार और भक्ति में एक बात समझ लीजिएगा, भक्ति में हमेशा ऊंच नीच होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। देश और देशवासी के बीच में ऊंच नीच का संबंध नहीं होता है, बराबरी का संबंध होता है। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा देशभक्त की बजाय देश प्रेमी कहलाना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रेम हमेशा बराबरी की बुनियाद पर खड़ी होती है। और हमारी जो देश की संकल्पना है उसमें यही बात कहा गया है कि देश देश के लोगों से बनता है। और जब देशभक्ति का विमर्श इस देश में है, और जब हम इस बात को संविधान से मानते हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, तो जब देश के लोग मर रहे हैं, ठीक उसी वक्त राष्ट्रवाद का बहस क्यों खड़ा किया गया है? क्योंकि ना इनको देश में भरोसा है ना देश के लोगों में भरोसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ पीएमओ की गद्दी में भरोसा है। इसीलिए इस पूरे बहस को, विमर्श को भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल पूछा जाए इनसे ही, किसी भी मसले को लेकर के। अभी पिछले 1-1.5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पे खुले विमर्श की जरूरत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं खुद से ही। मुझे देशद्रोही कहा गया, और इत्तेफाक देखिए इस देश का कि इस देश का जो कॉमेडियन है वो जर्नलिस्ट बन गया है, और जो जर्नलिस्ट है वो कॉमेडी कर रहे हैं। आज के अखबार के न्यूज को मैं पढ़ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं मोदी जी की तरह रिलायंस को पॉपुलर नहीं करना चाहता। उस अखबार में लिखा कि कन्हैया कुमार जो अफजल गुरु का बरसी मना करके प्रसिद्ध हो गया। अरे भाई, हम तो नहीं मनाए अफजल की बरसी, तुम तो हर साल गोडसे की बरसी मनाते हो, फिर भी क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? इसका मतलब तुम मानते हो कि अफजल गुरु जो है ज्यादा ताकतवर आतंकवादी है गोडसे की तुलना में। ये कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब ये है कि अखबार लोगों को सूचना देने के लिए नहीं है, वो अखबार जिसमें ये न्यूज छपा है वो लोगों को गुमराह करने के लिए है। और ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप वहां मौजूद थे जब मैंने अफजल की बरसी मनाई? और अगर आप मौजूद थे वहां, वो पत्रकार साहब, तो उसी वक्त मुझे पकड़ करके पुलिस को क्यों नहीं हवाले किया? और पुलिस तो पकड़ करके ले गई गृह मंत्री जी के ट्वीट करने के बाद।
आजकल देश तो ट्विटर से ही बदल रहा है ना। तो जब पुलिस पकड़ करके ले गई, और पुलिस ने मेरे बाप का कसम नहीं खाया है, इस देश के संविधान का कसम खाया है, और मैं रिश्तेदार भी नहीं हूं, तो पुलिस ने मुझे क्यों छोड़ दिया? कोर्ट ने ऐसे तो जमानत नहीं दी होगी। यहां कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी पुलिस वाला मिले तो उसको पूछिएगा कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। माथुर साहब बहुत बड़े वकील हैं कि जमानत ऐसे नहीं दी जाती है। पुलिस से पूछा जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या चार्जेज हैं, फिर सबूत मांगा जाता है, और पुलिस जब सबूत नहीं देती है तब जमानत दिया जाता है। और एक बात और जान लीजिए, मुझे जिस एक्ट में बंद किया गया है, जिस प्रोविजन में, वो नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है, जिसमें जमानत नहीं दिया जाता है। अब बताइए, हम जमानत लेकर के रोज मोदी जी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। अगर इनके पास सबूत होता कि ये मुझे वापस जेल में नहीं डाल देते, अगर मैंने सच में बरसी मनाई होती तो ये मुझे छोड़ देते। अरे बेकसूर जुनैद को मार देते हैं इनके लोग, कन्हैया कुमार को कैसे छोड़ देते हैं? असल बात क्या है? असल बात यह है कि चार्जशीट फाइल करने के लिए पुलिस के पास कुछ है ही नहीं, और इतना महत्वपूर्ण मसला है जिस पर इतनी एनर्जी खर्च की जा रही है। मैंने 500-500 रुपए देकर के इनको लाया गया होगा प्रोटेस्ट करने के लिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात। इतनी एनर्जी, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं किसी की आवाज को दबाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो पुलिस ने अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया? मैं अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे रहा हूं, इनका जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, मैं उसका पर्दाफाश कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि हमने क्या गुनाह किया है। हमने गुनाह किया है इस देश में सच बोलने का, और ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, आपको जो करना है करना है। लेकिन आप जो हमारा गुनाह तय करना चाहते हैं, कुछ सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि चार्जशीट क्यों नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मान लिया जाए कि नारेबाजी हुई 1 मिनट के लिए, तो क्या देश मोदी जी के गुजरात का ढोकला है कि कोई भी चम्मच लेकर के आएगा और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा? देश क्या है? देश आपके घर में बनने वाला हलवा है, जिसको आप जागरण का प्रसाद बना करके बांटते हैं कि जिसको मन किया उसको 1 चम्मच दे देंगे। देश एक दिन में नहीं बनता है, और देश को कोई नारा लगा करके तोड़ भी नहीं सकता है। ये जो पूरा का पूरा सवाल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब जेएनयू का मसला आया, तब इस देश में एक आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन था जस्टिस फॉर रोहित वेमुला का। उस पूरे के पूरे डिस्कोर्स को खत्म करने की कोशिश की गई। उससे पहले एक आंदोलन चल रहा था कि इस देश के गरीब विद्यार्थियों को, जिसमें अपर कास्ट तथा कथित लोअर कास्ट, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, उनको वजीफा दिया जाए, सभी तरह के लिंग के लोगों को वजीफा दिया जाए। यह आंदोलन चल रहा था। और जब आंदोलन चलता है तो कुर्सी हिलती है, और जब कुर्सी हिलती है तो फिर सवाल को भटकाना जरूरी हो जाता है। और नारेबाजी हो गई जेएनयू में अचानक से, आनंद फानंद में इस देश का प्राइम टाइम राष्ट्रवाद पर बहस करने लगा। वो प्राइम टाइम कहां चला जाता है? जब इस देश के अंदर 12,000 किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करते हैं। वो प्राइम टाइम कहां चला जाता है? जब इस देश के कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता है। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे कर्मचारी, उनको पता होगा कि 7th पे कमीशन आया है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेतन आयोग आने के बाद वेतन बढ़ा नहीं है, वेतन घट गया है। ये अद्भुत सरकार है, अद्भुत। अद्भुत इसलिए है कि अपनी बेईमानी भी अपना कारनामा बता करके बेच देती है, अपनी नाकामी भी अपना कारनामा बना करके बेच देती है, नफरत को भी देश प्रेम के नाम पे बेच देती है। और उस पूरे के पूरे विमर्श को, ऑक्यूपाई यूजीसी के और रोहित वेमुला के विमर्श को भटकाने की कोशिश की गई। और अचानक से नारेबाजी हो गई, प्राइम टाइम चलने लगा,
और प्राइम टाइम के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद छूट गए। उसके बाद क्या क्या हुआ ये देश को नहीं पता है। देश को सिर्फ इतना पता है कि जेएनयू में नारेबाजी हुई। ठोक के कहते हैं कि जेएनयू में नारेबाजी होती है, रोज बरोज होती है, और तब तो खूब होती है जब इस देश में किसी दलित को मारा जाता है, तब तो खूब होती है जब किसी पिछड़े को मारा जाता है, किसी अल्पसंख्यक को मारा जाता है, तब तो खूब होती है जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है, किसी तरह का अत्याचार होता है। हम जम के नारेबाजी करते हैं जब किसान आत्महत्या का मसला आता है। हम खूब लड़ते हैं जब हमारे शिक्षा को बेचने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम देश तोड़ने का नारेबाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि देश तोड़ने का काम तो देश के जो हुक्मरान हैं वो संसद में बैठ करके कर रहे हैं। इसलिए देश को बचाने की जरूरत है। इस देश के अंदर जो एक साजिश चल रही है उसको समझने की जरूरत है, और उसको हम समझें तो फिर जो ये हुआ है उसको हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये व्हाट्सएप पे मैसेज फैलाए कि मुंह काला कर देंगे, कर दो। वैसे भी हम लोग काले ही हैं, काले हैं लेकिन बहुत दिलवाले हैं, इसलिए काला करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी उस काली टोपी का सच पता है कि वो तुम कहां से लाए हो, तुम कहां से पहन करके वो लाए हो, उसका सच हमको मालूम है। कि कहते हैं भारतीय संस्कृति, कौन सी भारतीय संस्कृति में हाफ पैंट पहनना जरूरी होता है? भारतीय संस्कृति में अगर मुसलमान है तो कुर्ता पजामा पहनेगा, हिंदू है तो धोती कुर्ता पहनेगा, मॉडर्न हिंदू और मुसलमान है तो जींस और पैंट पहनेगा। हाफ पैंट पहन करके ऊपर में व्हाइट शर्ट लगा करके काली टोपी कौन लगा लेता है? और ये कौन सी भारतीय संस्कृति? ये जो सच हम जानते हैं, इस सच से ये घबराते हैं, इसीलिए ये झूठ फैलाते हैं। मैं माथुर साहब के घर पे था तो इन्होंने बताया कि इनको सिमी का कार्यकर्ता कहा गया है। हम बोले अच्छा, शुक्र है कि सिमी कहा आपको, लश्कर तैयबा नहीं हुआ। क्योंकि आपको तो शायद मालूम भी नहीं हो कि ये झिमी झिमी सिमी सिमी क्या होता है। इनको सब मालूम है, इंडियन मुजाहिदीन कहाँ है, लश्कर तैयबा कहाँ है, क्योंकि इनका धंधा यही है, इनका धंधा यही है, यही करते हैं, इनको सब मालूम है। अब आप लोग विचार कीजिए कि ये इंसान जब 17 वर्ष के नहीं थे तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, आज़ादी के आंदोलन करने वाले, और आज 2017 में फिर से इनको उनसे लड़ना पड़ रहा है जो अंग्रेजों के साथ चाय पी रहे थे। तो बताइए, इनको सिमी का कार्यकर्ता कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? इनको तो कहा जाएगा कि ये लोग देश विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी देश की परिभाषा नागपुर के संघ कार्यालय के बाउंड्री पे खत्म हो जाता है, उससे आगे इनका देश चलता नहीं है, उससे आगे ये देश के बारे में सोच नहीं पाते हैं। हमारे देश की शुरुआत कश्मीर से तो होती ही होती है, वो कन्याकुमारी तक जाकर नहीं रुकती है। इस देश के अंदर जितने भी तरीके के इंसान हैं उनकी शांति और बराबरी तक जाकर के खत्म होती है। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तुमको क्या मालूम है इस देश की संस्कृति के बारे में? और तुमको मालूम भी कैसे हो सकता है? कहते हैं लोग कि कोई सोया हो तो जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको। ये भक्त नहीं है, हर कोई अपने जुगाड़ में लगा हुआ है। मैं इस बात की तफसीस से मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी मंत्री संतरी नहीं बोला कि कन्हैया कुमार के मुंह पे कालिक पोतेंगे। तो बुलवाया किससे? अपने छर्रों से, गुर्गों से। तुम ही बोलो ना सीधे सीधे। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरी पुलिस है, फौज है तुम्हारे पास, टैंक चलवा दो ना, गोली मरवा दो रोड पे चौराहा पे खड़ा करा करके। ये क्यों करते हो? अपने छर्रों से क्यों बुलवाते हो? जनवरी फरवरी से इसलिए बुलवाते हो कि ये जनवरी फरवरी भी लीडर हो जाए। कन्हैया कुमार तो केक है, तो आएंगे चम्मच लेकर के उसको खा लेंगे और हैप्पी बर्थडे मना लेंगे। बहुत आसान है ना।
हमारे खिलाफ भगवा झंडा लेकर के हमको देशद्रोही बोल करके अपना नाम विधायक जी के लिस्ट में शामिल करवा लेना, ये तो बहुत आसान है। और यही करके इनकी नेतागिरी चलती है। लेकिन अगर इतने ही तुम देशभक्त हो तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए जब मंदसौर में किसान मारे गए थे? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलती है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं खुलती है जब इस देश के अंदर लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं? तब तुम कहां चले जाते हो जब इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला होता है? तुम ऐसा नहीं करोगे। कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, जिसको जैसा होना है वो तो वैसा ही होगा। ऐसा होगा क्या कि बबूल के पेड़ से आम का फल निकल जाएगा? तो जो कायर हैं, जासूस हैं, देश को बेचने का काम करते हैं, उनके साथ दिन रात रह करके उनके जैसे होने की तमन्ना रखने वाला, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछना चाहिए। चलो हम लोग तो बेकार लोग हैं, लेकिन तुम तो भक्ति कर रहे हो ना। मोदी बता, 15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में आया क्या? आ गया? नहीं, आपके खाते में तो नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि उनके खाते में आ गया होगा। बेरोजगारी तो खत्म हो गई, अब इस देश में बेरोजगारी पे बात करने की जरूरत नहीं है। और महंगाई देखिए, इस देश में पहले ऐसी बराबरी कभी नहीं आई थी। टमाटर और सेब जो है बराबर के भाव से मिल रहा है। ये तो अच्छे दिन ही है ना, मजा आ रहा है अच्छे दिन में। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कितना तैयार हुआ है बुलेट ट्रेन, और राम मंदिर जो है कितने फ्लोर पे पहुंचा है कि बुलेट ट्रेन पे बैठ करके जाएंगे, राम जी को जल चढ़ा करके आएंगे। ये पूछना चाहिए ये सवाल इनसे। ये सवाल पूछना जरूरी है, और यही सवाल पूछने का काम हम लोग करते हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, ये कारवां बहुत बड़ा है। इसीलिए तो मैंने कहा, जब मैं आया था तो मुट्ठी भर लोग थे, अभी हॉल खचाखच भरा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं जो सवाल पूछ रहा हूं। जो समझते हैं, जो सोचते हैं, वो सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो बदनाम भी किए जा रहे हैं। कभी सिमी के कार्यकर्ता बोले जा रहे हैं, कभी नक्सली बोले जा रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोले जा रहे हैं। घबराइएगा नहीं इन बातों से, क्योंकि ये उनकी सोच है कि अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तानी बोलते हैं। ये हमारी सोच नहीं है। हम तो पाकिस्तान के लोगों को भी इंसान बोलते हैं। ये इनकी समझ है कि इस देश के अंदर हिंसा फैला करके हम एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी सोच नहीं है। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हमको नफरत नहीं है इनसे, बस इनकी सोच पे ताज्जुब होता है। और मैं इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। मैं अपने समुदाय, अपने समाज, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे पास किसी के लिए एंटी कोई एजेंडा नहीं है। मेरे पास अपने लोगों को हक दिलाने का एक कमिटमेंट है, और उसी कमिटमेंट पे चलने वाला जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। आप देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। 1936 में बना, और तब भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और आज भी जब लोगों को डराया जा रहा है, घर से निकलने से मना किया जा रहा है। मोहन भागवत साहब ने कहा कि महिलाओं को 12 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे घूम रहे होते हैं। उसके बाद एक नोटिस जारी किया गया है कि सारी महिलाएं अपने घरों में बंद हो जाएं, क्योंकि अब नेताजी के बच्चे शिकार पे निकलेंगे। इनसे हम लड़े हैं, इनके पुरखों से लड़े हैं। वो भी फूट डालो राज करो करते थे, ये भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाटव नॉन जाटव, यादव नॉन यादव, सिया सुन्नी, ईबीसी ओबीसी, दलित अति दलित, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इंसान का नाम इसमें कहीं है ही नहीं।
इंसान इस सब में कहीं नहीं। ये बंटवारे का काम ये सीख करके आए हैं अंग्रेजों से। और इन्होंने कहा था, आज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है इसलिए बोल रहा हूं, इन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा अंग्रेजों को कि मत जाइए, अभी हम सत्ता पे काबिज होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी आप चले जाएंगे तो नेहरू आ जाएगा। और नेहरू के बारे में, ओ भाई साहब, नेहरू जी के बारे में क्या क्या कहा गया है। ऐसा लगता है कि उनके पास एडवीना के साथ रोमांस करने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। अलग अलग तरह की कहानियां। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो जो टोपी है उस टोपी को बदलना चाहिए। हर बार जो है वो गांधी टोपी के नाम पे नेहरू टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए देखिए कि गांधी के हत्या को सही मानने वाले गांधी के पोते को चुनाव हरा देते हैं। इस बात को समझना होगा हमको। आप ये क्या कह रहे हैं कि एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष के खिलाफ लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं पटेल पटेल पटेल, और स्वदेशी के इतने बड़े समर्थक हैं कि पटेल साहब की मूर्ति बनाने का ठेका जो है वो चीनी कंपनियों को दे दिया है। और उस पर खर्चा, ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, बहुत कम खर्च है, मात्र 33,000 करोड़ रुपए खर्च है। बहुत बहुत कम है, थोड़ा सा थोड़ा कुछ होता है क्या? इस देश, इतना बड़ा देश है हमारा, मूर्ति बनाने पे इतना रुपया तो खर्च किया ही जा सकता है। भले विद्यार्थियों को फेलोशिप नहीं दिया जाए, भले किसानों का कर्जा माफ नहीं हो, भले महिलाओं के लिए कोई अलग से बस नहीं चलाया जाए, भले वो जब बस में चढ़े तो उनके साथ छेड़छाड़ हो, लेकिन मूर्ति बनना तो जरूरी है, इसीलिए कोई बात नहीं है। तो मूर्ति बन रहा है और यह कहा जा रहा है कि देश को एकजुट जो है वो पटेल जी किए और नेहरू जी तोड़ रहे थे। बहुत बढ़िया बात। मतलब हम ये मान लें कि राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, ये मान लें क्या? किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है, केंद्र की सरकार है। तो क्या राजनाथ सिंह कोई काम बिना मोदी जी के पूछे करते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि हमारी गिरफ्तारी मोदी जी के पूछे बिना हो गई, राजनाथ जी के ऑर्डर से हुआ है। समझने की चीज है इसको, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए आप कि पटेल जब देश जोड़ रहे थे तो क्या प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना जोड़ रहे थे? पीएमओ के आदेश के बिना जोड़ रहे थे? प्रधानमंत्री को इत्तला किए बिना जोड़ रहे थे? हैदराबाद में जब भारतीय सेना जा रही थी निजाम के खिलाफ, तो क्या इसकी जानकारी नेहरू जी को नहीं थी? और जब हरि सिंह के साथ समझौता कश्मीर में हो रहा था तो नेहरू जी ने नहीं कहा था? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? अब ये नंगा हो चुके हैं, आपको मालूम है? ये नंगा इसलिए हो चुके हैं कि ये पहले कहते थे और लोग मानते थे, अब तो जानम तुम भी वहीं बैठे हो जहां बैठने के लिए तुम तरस रहे थे इतने साल से। कसम खुदा की तुम तो वहीं हो अब। और वहां जब बैठे हो, ये तकिया कलाम है हमारा, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो अब वहां बैठे हो तो अब तो सच सामने आ रहा है। और बड़ा अच्छा सवाल मेरा एक दोस्त हमको भेजा, बोला कि देश को अगर कांग्रेस ने 65 सालों में लूट लिया तो मोदी जी देशवासियों के, लुटे हुए देशवासियों पे इतना टैक्स क्यों लाद रहे हैं? देश को जब लूट लिया भाई, देश के पास कुछ है ही नहीं, तो देशवासियों पे कर क्यों लाद रहे हो? देश में तो कुछ हुआ ही नहीं, चांद पे तो हम लोग गए नहीं, क्योंकि उस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अब जो भी होगा तभी होगा ना जब मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी ने कहा कि हम 14 साल 100 साल से गुलाम थे, तो जब हम गुलाम थे तो हमने कुछ किया ही नहीं। इस देश में हमने कुछ नहीं किया, हमने मिसाइल नहीं बनाया, हम जो है चांद पे नहीं गए, हम मंगल पे नहीं गए, हमने स्कूलें नहीं बनाई, हमने अस्पताल नहीं बनाया, हमने IIT नहीं खोले, हमने विश्वविद्यालय नहीं खोले, हमारे पास साहित्यकार नहीं है, सिनेमा नहीं है, हमने नोबेल नहीं जीता, हमने ओलंपिक नहीं जीता, हमने कुछ नहीं किया। मोदी जी, आप इतिहास में फेल कर गए तो मतलब इस देश को इतिहास ही नहीं मालूम है। इस देश को इतिहास मालूम है और हमें अपना इतिहास मालूम है, और हम अपने इतिहास को बहुत बखूबी पढ़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं
कि जो पीढ़ी अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बनाती है। इसीलिए आज क्या हो रहा है हम ये भी जानते हैं, कल क्या हुआ था हम ये भी जानते हैं, और कल आप क्या करने वाले हम ये भी समझते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, हमने ये ऐलान कर लिया है, बाहर निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आपकी बेईमानी नहीं होने वाली, हम ये करने नहीं देंगे आपसे। आपको जो करना है कर लीजिए, आप विधायक खरीद लीजिए, आप जो है अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ बना लीजिए, आप सब चुनाव जीत जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि डर की राजनीति पे मोहब्बत हमेशा हावी होती है। आप चुनाव जीतिए, हम प्रेम से लोगों का दिल जीत लेंगे, फिर देखते हैं कि जीत किसकी होती है। इसीलिए आप नफरत के गीत गाइए, हम मोहब्बत के गीत गाएंगे। और आप एक नाटक कर रहे हैं लाल किला से, इस बार कहा है कि छोटा करेंगे, इस बार कहा गया कि छोटा होगा नाटक। तो वो जो नाटक चल रहा है उस नाटक को हम समझ रहे हैं और हम भी नाटक करते हैं। आपके उस नाटक का सच सामने लाने के लिए और एक खूबसूरत नाटक अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। उसमें एक सवाल दिखाया गया कि मुसलमान को डराया जा रहा है, सच है। लेकिन एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास और भी मसले हैं जिससे वो दिन रात जूझता है। इसीलिए डरने के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। वो इस देश का मेहनत कश आवाम है, कारीगरी करता है, खेतों में मेहनत करता है, कारखाने चलाता है, इस देश का मजदूर है। इसीलिए उसको आप इस देश की जनता से बहुत आसानी से काट नहीं पाएंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इनकी पार्टी शुरू ही हुई है ना, पहली बार फुल फ्लेज जीत करके आए हैं। 3 साल ही तो सरकार चलाए हैं, और 3 साल के भीतर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मौजूदा प्रधानमंत्री का जितना मजाक बना है इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना, इतिहास में किसी का नहीं बना होगा। और कब से कोशिश कर रहे हैं तमाम महान लोगों को बदनाम करने का, तमाम लोगों को। कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आप ये बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए तो भाई अद्भुत है ये, कैसा कैसे हो सकता है। खैर होता होगा, क्योंकि संघ परिवार जब बिना विवाह का इतना बड़ा परिवार बना लिया है, ये हुनर शायद उनको मालूम होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। तो ये हमेशा बदनाम करते रहते हैं लोग। बदनाम क्यों करते हैं? ताकि लोग इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें। कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी भूल जाते हैं कि वो अब अपोजिशन के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जाकर के कहते हैं कि इस देश में बिजली नहीं आई, इस देश में जो है अमुक काम नहीं हुआ, इस देश में फलाना नहीं हुआ। और चुनाव प्रचार में जाकर के याद ही नहीं रहता है कि उनको प्रधानमंत्री है। एकदम जो है नियमित सुबह सुबह उठ करके शाखा जाने वाला जो घोड़े का चश्मा लगाया संघ का कार्यकर्ता होता है, उसकी तरह मंच पकड़ते हैं और धोने लगते हैं। कोई रुक करके उनको धीरे से कहे कि भाई साहब 3 साल हो गया, आप क्या क्या किए जरा बता दीजिए। कितना घर बनाए, 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में हो गया, किसान आत्महत्या रुक गई, गंगा पूरी तरह से साफ हो गई है। आप वहां जाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर जो अंदर से जो खून चलता है ना, वो भी आपको दिखाई दे देगा, इतनी गंगा साफ हो गई है। सारा वादा इन्होंने पूरा कर दिया है। और कुछ नया प्रोजेक्ट है इनका 2022 के लिए। एक तो इनकी गिनती खराब है, चुनाव 2019 में होने वाला है और सारा प्रोग्राम इनका 2022 तक का है। तो ये कार्यक्रम जो है हुए हैं, और उस कार्यक्रम की असलियत क्या है वो मैं आपसे थोड़ा कह देता हूं। और ये मैं मोदी जी के भाषणों के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। मोदी जी ने हाथ हिला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे।
इनका सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ और डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख नौकरियां चली गई। दूसरा, महंगाई कम करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना? जब भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, आपको अच्छा दिन दिख जाता होगा मीटर में, प्रति लीटर अच्छा दिन आपको दिखता होगा। और घर घर बिजली पहुंच गई, और उस घर घर बिजली पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि इस देश के 37% स्कूलों में बिजली नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पहुंचा रहे थे तो स्कूल छूट गया था। और इनका वादा ये था कि किसान पे तो अत्याचार होगा ही नहीं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक साल में 12,000 किसान औसतन आत्महत्या करते हैं। और जो कंपनी को इन्होंने अपने ही नाम पे, एक तो इनको अपने नाम से कितना प्रेम है। हो सकता है कि कल को सरकार की तरफ से ये घोषणा आए, जैसे आया है ना कि मरने के बाद भी आपको आधार बनाना पड़ेगा। कहां से बुद्धि आती है कि कोई इंसान मर जाएगा तो आधार कैसे बनवाएगा? ज्ञान की बात देखिए, कितने ज्ञानी है। चलिए, ज्ञान है। अब आधार कार्ड जैसे जरूरी है, कल को ये भी हो सकता है कि आपको अपने बेटे का नाम मोदी रखना पड़े। इनको अपने नाम से इतना प्रेम है। ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो योगी जी के नाई का इंटरव्यू किया टीवी वालों ने। पता है क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको भी बाल छिलवाना पड़े, इसलिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि बाल कैसे कटवाया जाता है, गंजा कैसे रहा जाता है। अरे क्या लेना देना है इस देश को भाई कि आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कहां जाकर के बाल मुड़वाते हैं? क्या लेना देना है इस देश को? ये सारी चीजें ही महत्वपूर्ण हो गई। तो जो कार्रवाई इन्होंने किया है, उन्हीं से जो है हम डेटा प्राप्त करते हैं। आजकल इनको मतलब सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं, उनसे गजब की मोहब्बत उमड़ गई है। तो हमको तो लगता है खैर मोदी जी को तो बच्चा नहीं है, बाकी जितना भाजपा नेता को बच्चा है वो सब फौज में भेजने वाला है। ऐसा ही है क्या? हमको कहता है कि तुम सेना के खिलाफ बोलते हो। हम सेना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सेना का सच बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर से 16 लोग फौज में नौकरी करते हैं, और मेरा अपना कजिन भाई जो है वो इंसर्जेंसी में सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए मारा गया है। मैं शहीद के परिवार से आता हूँ, और आपके तरह मेरे भी नाना जी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए मैं इस पर सवाल पूछता हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन का एक आंदोलन चल रहा है कि शहीदों का, सैनिकों का, और आज तक ये पॉलिसी लागू नहीं की गई है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 साल में 310 सैनिकों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की है। पता है क्यों? छुट्टी नहीं मिलती है, पीएफ ठीक से नहीं मिलता है, परिवार को साथ में रखने की इजाजत नहीं है, और हनुमान थप्पा का फोटो लगाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इनसे नहीं पूछता है कि हनुमान थप्पा की जान क्यों गई। पाकिस्तान की गोली या चाइना की गोली से नहीं गया था, एवलांच में वो मारे गए, बर्फीले तूफान में मारे गए। अगर उनको एवलांच प्रूफ, अरे मोदी जी आप जब बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमते हैं तो सैनिकों के लिए एवलांच प्रूफ टेंट नहीं हो सकता है? ये सवाल कोई इनसे पूछता नहीं है। जहां कहीं भी आप देख लीजिए, जो भी बात ये बोलते हैं, कहीं भी डिलीवरी नहीं है। आजकल कह रहे हैं स्किल इंडिया, एस साइलेंट है उसमें, और किल इंडिया हो रहा है। 12,000 किसान मर गए, 310 सैनिक मर गए, स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, और जो इनके ऊपर सवाल उठा रहा है उनको पुलिस गोली मार देती है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस इस पेशो पेश में है और इस बात को समझ नहीं रही है कि सारा भ्रष्टाचार गृह मंत्री कर लेगा और ठेका कांस्टेबल पे डाल देगा। और वो कैसे होता है इस बात को समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है। और नीतियों के भ्रष्टाचार के चलते इस देश के अंदर जो गैर बराबरी पैदा होती है, उस गैर बराबरी के चलते बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचार करना पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है। और कोई भी भ्रष्टाचार के इस सवाल पे नीचे लोअर लेवल पे जो करप्शन हो रहा है उस पे सवाल उठाता है, कोई भी मुंह चल करके बोल देगा। जो ऊपर लेवल पे करप्शन होता है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। आपके लिए जो चमचमाती सड़क बनाई जाएगी, स्मार्ट सिटी स्मार्ट होगा, और जो है गांव जो है वो बेकार होगा। ये संकल्पना देखिए,
एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अरे देश स्मार्ट क्यों नहीं होगा? हम स्मार्ट देश बनाते हैं, स्मार्ट सिटी में क्या रखा है? यह इसलिए है कि असली सवालों पे कोई चर्चा नहीं हो। और नीतियों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दाल घोटाले में दाल क्या किया गया? खरीदा गया पूंजीपतियों के द्वारा। समझ ही गए होंगे, हैंड लेफ्ट और राइट दो ही तो हैं मोदी जी के पास, इधर अंबानी है इधर अदानी है, तो बीच में जो ये है। तो अदानी साहब की कंपनी ने दाल खरीदा और कंपनी भी फर्जी। दाल खरीदा, देश के किसानों से 100 रुपए में, वापस सरकार को 200 रुपए में बेच दिया। और कि दाल कहीं नहीं गई, दाल यहीं घूमती रही समंदर में, वापस आकर के देश के लोगों को बेच दिया गया। और दाल आप 200 रुपए खरीद रहे हैं, ये तो महंगाई है। और उसमें 1,76,000 करोड़ का कमीशन खाया गया। कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है। एक एक जो फ्लाईओवर बनता है, जिस फ्लाईओवर के बनने के बाद रोज आपसे टोल वसूला जाता है, उसमें जो WTO से पैसा लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जाता है, उस लोन में कमीशन खाया जाता है नेताओं के द्वारा। इस पे कोई चर्चा नहीं होती। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, अच्छी फैसिलिटी के नाम पे एक एक करके सरकारी चीजों को बर्बाद किया गया। मेरा तो एक सवाल है, जब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, जहां आपको हमेशा टोल देकर के आना और जाना है, तो इस देश का संसद क्यों सरकारी हो? इस देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो? उसका कार क्यों सरकारी, उसका सूट क्यों सरकारी हो? फिर वो भी प्राइवेट होना चाहिए। ये नहीं होगा। मंत्री जी सरकारी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी जो नीति बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा। और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा और उस भ्रष्टाचार का ठीकरा इस आम देश के लोगों के ऊपर फोड़ा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे 2.5% GDP का और हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, पब्लिक के पैसे से प्राइवेट अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और तर्क क्या देते हैं कि प्राइवेट संस्थान बेहतर होता है। एक सवाल है हमारा इस सरकार से कि किसी भी एक फील्ड में जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट से कमजोर हो, उसका एक उदाहरण हमको ला करके दे दीजिए। कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप ही सोचिएगा मन में कि इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्थान कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सरकारी है। इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है। इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU सरकारी है। इस देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है। इस देश का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट कौन है? इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये सब का सब सरकारी है। ये एक भ्रम हमारे दिमाग में पैदा किया गया। और ये क्यों पैदा किया गया? ये इसलिए पैदा किया गया है, और बाकायदा बीजेपी की मंत्री ने यह कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कन्हैया पैदा होते हैं। कन्हैया से इतनी दिक्कत क्यों है? रोहित वेमुला से इतनी दिक्कत क्यों है? नजीब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे बाप का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं है। और मैं इस बात का प्रिविलेज नहीं हूं कि मां के कोख में पहुंचते ही हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। हम इस देश की मेहनत का आवाम हैं, जो इस देश को अपनी मेहनत से चलाते हैं। और जब हम चलाते हैं तो अपनी ही मेहनत से उन संस्थानों में पहुंचते हैं। और जब हम पहुंचते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं। आपकी तरह इतिहास में फेल नहीं होते। और पढ़ते हैं, फिर ये सवाल खड़ा करते हैं कि बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? क्यों भगत सिंह को आज भी UPSC के पेपर में आतंकवादी कह दिया जाता है? क्यों आज भी इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो गुमनामी के अंधेरे में हैं, उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है? क्यों इस देश की संस्कृति पे सही तरीके से सवाल नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों इस देश की राजनीति अर्थव्यवस्था पे सही तरीके से संघर्ष नहीं किया जाता है? इस बात को जब हम समझते हैं तो उस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं जिसमें यह कहा गया है, विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेजों और स्कूलों के बाहर लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। चिंता मत कीजिएगा, आपके सब्सिडी के पैसे से पढ़े हैं, मोदी जी के ताऊ का पैसा नहीं है। आपके हक के लिए कदम कदम पे लड़ेंगे और इस शरीर में बहने वाले रक्त का एक एक कतरा तब तक बहा देंगे जब तक कि समाज के अंदर न्याय नहीं सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए हमारी जो विरासत है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की,
हम तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं। और समाज के अंदर जितने भी गैर बराबरी है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हो, चाहे वो जाति और पहचान के आधार पे हो या लिंग के आधार पे हो, अर्थव्यवस्था के आधार पे हो या राजनीति के आधार पे हो, इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का हमारा कमिटमेंट है। और उसी कमिटमेंट से एनर्जी लेते हुए, आपके सहयोग और समर्थन को देखते हुए, आपको क्रांति बीज मानते हुए, यह लॉन्ग मार्च विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए आज इंदौर की इस ऐतिहासिक धरती पर है। हमारा सवाल सीधे तौर पे है कि हमको सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए काम चाहिए, सबके लिए आत्मसम्मान चाहिए। और इस देश के अंदर जो लूट मची है, हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करना चाहते हैं। जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको हम डिफेंड करना चाहते हैं। और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने बनाया हो या राम ने, हमको धर्म बचाने की जरूरत नहीं है। धर्म के द्वारा बनाए गए उन इंसानों को बचाने की जरूरत है जो खेत में मर रहे हैं, बॉर्डर में मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, घरों और दफ्तरों में मर रहे हैं। उस इंसानियत को बचाने का बीड़ा हमने उठाया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमको बांटना बंद कीजिए, देश का टुकड़ा करना बंद कीजिए। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम उस लेगेसी से आते हैं जिसमें मुसलमानों का लिखा गीत हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। इसीलिए उस लेगेसी को हम बार बार इन्वोक करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। और हमने तय किया है कि हर सूरत में हम सेकुलरिज्म को डिफेंड करेंगे, हर सूरत में हम अपनी भागीदारी मांगेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मेहनत कर जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया में न्याय की स्थापना के लिए, भागीदारी के लिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। और ईवीएम को हैक करके आपका जो कॉन्फिडेंस आया है, आजकल आप सीएम हैक करने लगे हैं, तो आपको कह देना चाहते हैं ना ईवीएम हैक होने देंगे ना सीएम हैक होने देंगे। और यह जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें 31% वोट लेकर के आप अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, तो हम 69% के लोग हैं। छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच करके आपको हराएंगे और चुनाव सुधार करके एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को स्थापित करके यह जो अल्पसंख्यक की सरकार बनती है, अल्पमत की सरकार बनती है, उसको हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। 100 हमको 31% की नहीं 100% की सरकार चाहिए। इसलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात करें। इन मुद्दों को लेकर के कि इस देश के नौजवानों को जानबूझ करके भीड़ हिंसा में झोंका जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग तरह का गलत इंफॉर्मेशन फैला करके उनको भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है और सरेआम लोगों की हत्या की जा रही है। उस हत्या को रोकने के लिए और युवकों का जो असली सवाल है, रोजगार का सवाल, हम कह रहे हैं कि हमने जितनी पढ़ाई की है, हमारी पढ़ाई की, हमारी योग्यता के हिसाब से हमको नौकरी दीजिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि संसद में बैठ करके आप भी कोई काम करते नहीं है, चिल्लम चिल्ली करते हैं। तो आप जब भत्ता ले सकते हैं तो हम भी बेरोजगार होने के नाते इस देश में भत्ता के हकदार हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनना चाहिए। और ये जो मुद्दे हैं उसको लेकर के ये लॉन्ग मार्च निकला है और इस संदेशे के साथ निकला है कि लाल सितारा नीले आसमान में निकलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम काला बादल फैलाओ या भगवा बादल फैलाओ, ये बादल हम छांट के रहेंगे। इंदौर में तुम्हारी हिम्मत और हिमाकत को हमने देखा है, पूरे मुल्क में तुमको चुनौती देंगे। इसीलिए यह लॉन्ग मार्च इस साहस उम्मीद के साथ आगे है कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ एंटी मोदी बात करना हमारा काम नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर एजेंडा है इस देश की मजलूम जनता के लिए, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए। और आपने संस्कृति के नाम पर, प्रतीकों के नाम पे जो उधम मचाया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए। और याद रखिएगा कि जब हमने तय किया है, जब हमने कोशिश की है, तो हमारी जीत होगी। हम मानते हैं कि उसमें कठिनाई होगी। इसीलिए तो कहा गया है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप प्रतिकूल धारा बनाइए, हम बेहतरीन नाविक की तरह इस देश की कश्ती को निकालेंगे और बार बार आजाद मुल्क में आज़ादी का तराना गाएंगे। क्योंकि हम गुलामी फैलाने वाले नहीं, गुलामी को मानने वाले नहीं, गुलामी पे चलने वाले नहीं, हम आज़ादी के दीवाने हैं। इसलिए हर बार आज़ाद देश में बची खची गुलामी के खिलाफ पुरजोर तरीके से आज़ादी का नारा लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।
साथियों, ये आज़ादी के तराने हम सबको हर जगह गाना चाहिए और इस स्पष्टता के साथ कि हम आज़ाद देश में आज़ादी मांग रहे हैं, बची खुची गुलामी के साथ। और अभी जो मेधाताई के बारे में कहा गया, मैं एक बात जोड़ देता हूँ कि मेरी मेधाताई से बात हुई, उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उनसे बात हुई, और भी जो कार्यकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए उनसे बात हुई। मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे जाकर के मिलूं और उस आंदोलन में शामिल हूं, और बस इंदौर से इसी एक बात का मन में छोटा सा गिल्ट लेकर के लौट रहा हूं कि सुरक्षा कारणों से मुझे वहां जाने दिया गया है, न मिलने दिया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बीज कहा है, खास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप पूरी मजबूती से नर्मदा बचाओ आंदोलन के उस स्पिरिट के साथ जुड़ेंगे और आदर्श पुनर्वास के नाम पे जो अस्तबल में लोगों को रुकने का इंतजाम किया गया है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये सवाल सरकार से पूछेंगे कि आपका विकास आया है हरियाणा में, जो लड़की का पीछा कर रहा है, तो उस आपके विकास के आईने में इस देश के मजलूमों का चेहरा क्यों नहीं दिखता है? और अगर हमारा चेहरा उस विकास के आईने में नहीं दिखेगा तो उस आईने को हम तोड़ देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा विकास सच में सबका विकास है, आपकी तरह जुमला नहीं है। तो उस जुमलेबाजी के खिलाफ, बची खुची गुलामी के खिलाफ आजादी का तराना। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी, आजादी है, जान से प्यारी, आजादी है, प्यारी प्यारी, आजादी है, प्यारी प्यारी, आजादी जो तुम ना दोगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर लो, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी तो जातिवाद से, आजादी तो जातिवाद से, आजादी तो मनुवाद से, आजादी तो मनुवाद से, आजादी तो पूंजीवाद से, आजादी सामंतवाद से, आजादी और छुआछूत से, आजादी तो सूट बूट से, आजादी तो झूठ मूठ से, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी जुमलेबाजों से, आजादी तो सुन ले मोदी, आजादी भागवत भी सुन ले, आजादी हम नहीं डरेंगे, आजादी हम नहीं रुकेंगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी तो बोल रे भाई, आजादी अरे बोल रे बहना, आजादी तो बोल दलिता, आजादी किसान भी बोला, आजादी महिलाएं बोली, आजादी महिलाएं बोली, आजादी सावित्री वाली, आजादी सावित्री वाली, आजादी तो बिरसा वाली, आजादी अंबेडकर वाली, आजादी तो भगत सिंह की, आजादी तो भगत सिंह की, आजादी अशफाक वाली, आजादी अशफाक वाली, आजादी तो रोहित वाली, आजादी तो रोहित वाली, आजादी तो नाजिब वाली, आजादी तो नाजिब वाली, आजादी तो मिलकर बोलो, आजादी तो मिलकर बोलो, आजादी अरे डरते हैं किससे, आजादी अरे डरते हैं किससे, आजादी तो जोर से बोलो, आजादी तो मैं भी बोलूं, आजादी तो तुम भी बोलो, आजादी सब मिलकर बोलो, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम प्यारी प्यारी, आजादी सुनसान सड़क पे, आजादी महिलाएं मांगे, आजादी महिलाएं मांगे, आजादी पितृ सत्ता से, आजादी अरे प्यार करने की, आजादी शादी करने की, आजादी खाने पीने की, आजादी अरे हाँ कहने की, आजादी और ना कहने की, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी तुम कुछ भी कर लो, आजादी है हक हमारी, आजादी आजाद देश में, आजादी आजाद
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।